हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन है क्या, मतलब क्या है इसका। तो इसको जानने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके नाम का मीनिंग क्या निकलता है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का मतलब होता है लाभ या हानि, यानी कंपनी के जितने भी लेन देन होते हैं साल भर या किसी एक निश्चित अवधि के, तो उस लेन देन का जो परिणाम होता है उसको हम लाभ हानि बोलते हैं। ठीक है, लाभ हानि हम पहले से भी बहुत बार पढ़ते आए हैं, तो ये कोई नया चीज नहीं है हमारे लिए, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लाभ या हानि, उसके बाद प्रायर टू एंड आफ्टर। ठीक है, दो वर्ड है, प्रायर टू एंड आफ्टर, और इसके बाद है इनकॉर्पोरेशन। प्रायर टू एंड आफ्टर का मतलब हो गया पहले और बाद में, और इनकॉर्पोरेशन का हिंदी है समामेलन। ठीक है, अब इनका मीनिंग क्या निकल रहा है, तो समामेलन के पहले और बाद के लाभ या हानि। तो समामेलन का मतलब क्या होता है? समामेलन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। अब यहां पर हम बात कंपनी की कर रहे हैं, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अब जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक कंपनी अपना बिजनेस तभी स्टार्ट कर सकती है जब उसको सरकार से इसकी अनुमति मिल जाए। ठीक है, और अनुमति के लिए कंपनी क्या करती है, तो कंपनी सरकार के पास अप्लाई करती है और सरकार उस एप्लीकेशन को अप्रूव करती है जांच परख के। ठीक है, सब कुछ देख लेती है सरकार, अगर सरकार को सही लग रहा है तो फिर वो अप्रूव करती है, और अप्रूवल के बाद एक सर्टिफिकेट इशू करती है सरकार, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, और उसी तिथि से ये माना जाता है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, वही डेट होती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, या इनकॉर्पोरेशन डेट कह लीजिए। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन की जो डेट होती है उससे पहले और बाद के, तो जब कंपनी अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेशन के बाद ही स्टार्ट कर सकती है, तो आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि पहले कैसे प्रॉफिट कमा सकती है कंपनी। तो क्या होता है कि कभी कभार कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन करवाया जाता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, वो इस उद्देश्य से करवाया जाता है कि वो एक चलते हुए व्यवसाय को खरीदे। किस व्यवसाय को खरीदे? चलते हुए, मतलब जो पहले से चल रहा है। अब बिजनेस हो सकता है प्रोप्राइटरशिप में हो सकता है पार्टनरशिप में, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम इतना जानते हैं कि बिजनेस पहले से चल रहा था और उसको खरीदने के पर्पज से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो बिजनेस चल रहा है तो हम क्या करते हैं कि बिजनेस को खरीद पहले लेते हैं, परचेज पहले कर लेते हैं, और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन बाद में होता है। ठीक है, और फिर ईयर एंड पे हमको फाइनल अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण बनाने होते हैं। तो अब परचेज हमने पहले कर लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद अपना इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई किया। इनकॉर्पोरेशन में कुछ टाइम लगता है, तो इनकॉर्पोरेशन हमारा परचेज के बाद का है, और फिर उसके बाद साल के अंत में जब हम प्रॉफिट और लॉस निकालने जाते हैं, तो हमको इस इनकॉर्पोरेशन से पहले का और इस इनकॉर्पोरेशन के बाद का लाभ निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो पहले का प्रॉफिट होता है, जिसको हम प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट भी बोलते हैं, ये हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। कौन से नेचर का? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। और यहां से यहां तक का जो प्रॉफिट है, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, ये हमारा रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसको हम रेवेन्यू नेचर यानी कि आयगत प्रवृत्ति का कहते हैं। अब दिक्कत क्या है कि हम ये कर क्यों रहे हैं? पहले का भी लाभ कंपनी का ही है, बाद का भी लाभ कंपनी का ही है,
तो हमको निकालने की ज़रूरत क्या है, हम क्यों निकालना चाह रहे हैं ये प्रॉफिट। तो बात आती है कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट जो है इनकॉर्पोरेशन से पहले का है, कैपिटल नेचर का है, तो उसका इस्तेमाल सभी कार्यों में नहीं किया जा सकता है। उसका कुछ विशेष कार्यों में, यानी कि कैपिटल नेचर के जो कुछ लॉसेस होंगे उन्हीं को राइट ऑफ करने में या कैपिटल नेचर के खर्चों को अपलिखित करने में किया जा सकता है। उसका सभी जगह पे यूज़ नहीं किया जा सकता है। जबकि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा उसका इस्तेमाल हम कहीं पे भी कर सकते हैं, बेरोक टोक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये निकालना जरूरी होता है कि हम प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट निकालें और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट निकालें। अब यहाँ पर एक बात आती है कि पब्लिक कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अलावा हमको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए होता है, यानी कि व्यापार शुरू करने का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो इसीलिए पब्लिक कंपनी के केस में हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की डेट को यूज न करके सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की भी डेट कभी कभी यूज करनी पड़ती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही लेके चलिए, और कुछ लोग कहते हैं कि आप सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट जो है वो लेके चलिए, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक, अब आते हैं अकाउंटिंग वाले पार्ट में। तो हम प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का करते क्या है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का करते क्या है। तो इसको आप ले जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसको ले जाते हैं आप कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये आपका प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का है, इसीलिए कैपिटल रिजर्व में लेकर जाते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि इसको गुडविल के अकाउंट में भी डाल दिया जा सकता है, गुडविल अकाउंट में भी डाल दिया जा सकता है। अब बात आती है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ रेशियो का यूज करना पड़ेगा। कौन से रेशियो का? तो टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। अब ये क्या है? तो मैंने अभी आपको एक बताया था एग्जाम्पल कि ये हमने बिजनेस यहां पर खरीदा है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये हमारे इनकॉर्पोरेशन की डेट है, इनकॉर्पोरेशन की डेट है, और ये ईयर एंड है। तो अब इसमें ये अप्रैल 1 है, और ये मान लीजिए कि आपका 30 जून है, और ये मार्च 31। तो यहां पर परचेज हमने यहां पे किया, तो यहां से यहां तक का जो पीरियड है, अवधि है, वो है 3 मंथ्स का, और यहां से यहां तक का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो है 9 मंथ्स का। ठीक है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स है, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 9 मंथ्स है। तो 3:9 ये रेशियो हो जाएगा 1:3। ये है आपका टाइम रेशियो। तो ऐसे ही क्वेश्चन में जब आपको डेट दिया रहेगा तो आप इस तरह से टाइम रेशियो निकाल लेंगे। अब इसके बाद बात आती है सेल्स रेशियो की। तो सेल्स रेशियो कैसे निकालेंगे? जिस तरह से आपको टाइम दिया हुआ है उसी तरह से आपको सेल्स भी दिया रहेगा। हो सकता है आपको यहां कह दे कि पहले 3 महीने के लिए 1 लाख का सेल है, और बाद के 9 महीने में 4 लाख का सेल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सेल्स रेशियो कितना निकल जाएगा, 1:4, क्योंकि 1 लाख और 4 लाख। आपको यह भी कह सकता है कि यहां पर मंथली सेल हर महीने 1 लाख है, और 30 जून के बाद मंथली सेल हर महीने 2 लाख हो जाती है। तो यहां पर 9 महीने में 2 लाख के हिसाब से 18 लाख हो जाएगा, और यहां पर 3 महीने में 3 लाख हो जाएगा। तो
3 लाख और 18 लाख, तो 1:6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको सेल का कैलकुलेशन कर लेना है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के लिए और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के लिए, और फिर दोनों का अनुपात निकाल लेना है। अनुपात कैसे? तो 3 लाख और 18 लाख, ठीक है, तो इसका अनुपात कैसे निकलेगा? तो 1:6। इस तरह से आप अनुपात निकाल लेंगे। तो ये है आपका टाइम रेशियो, और सेल्स रेशियो कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके रेडी रेफरेंस के लिए मैंने आपकी स्क्रीन पे टेबल डाल दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने सभी खर्चों का कैटेगराइजेशन कर दिया है कि इसमें आपको कौन से खर्चे को टाइम रेशियो में बांटना है, कौन से खर्चे को सेल्स रेशियो में बांटना है, और कौन से खर्चे प्री इनकॉर्पोरेशन है और कौन से खर्चे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं मैंने टाइम बेसिस में सबसे पहले देख लीजिए, सैलरी है, रेंट है, डेप्रिशिएशन है, इंश्योरेंस है, टेलीफोन एक्सपेंसेज है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ऑफिस एक्सपेंसेज है, मिसलेनियस एक्सपेंसेज है, एडमिन एक्सपेंसेज है। उसी तरह सेल्स बेसिस में आपको ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स बेसिस में बांट लेना है, बैड डेट्स को आपको सेल्स बेसिस में बांट लेना है, डिस्काउंट अलाउड है, कैरेज आउटवर्ड है, सेलिंग एक्सपेंसेज है, सेल्समैन कमीशन है, एडवर्टीजमेंट है, डिलीवरी एक्सपेंसेज है, फ्री सैंपल्स है, आफ्टर सेल सर्विस है, सेल्समैन सैलरी है, और सेल्स प्रमोशन के हैं। इसके बाद आपको कुछ खर्चे ऐसे हैं जो केवल प्री इनकॉर्पोरेशन या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के हैं। उसमें देखिए, प्री इनकॉर्पोरेशन में आपको पार्टनर की सैलरी आ सकती है, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, तो पार्टनर से रिलेटेड, क्योंकि पार्टनरशिप की बात जैसे ही आ गई तो वो प्री इनकॉर्पोरेशन हो गया। उसी तरह अगर प्रोप्राइटर का कोई खर्चा होता तो वो भी प्री इनकॉर्पोरेशन में आता। क्यों? क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी बन चुका है, उसमें प्रोप्राइटर और पार्टनर का कहीं पे भी कोई भी चर्चा नहीं होगा। तो इसीलिए अगर इस तरह के कोई खर्चे हैं वो सब प्री में ही आएंगे। और इसके बाद मैंने आपको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेज में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज देख रहे हैं आप, डायरेक्टर्स फी है और डिवेंचर इंटरेस्ट है। तो इस तरह से आप इस टेबल को अगर आप याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। इसमें अगर आप समझना चाहेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि ऐसे खर्चे जो टाइम के बेसिस पे दिए जाते हैं, जैसे सैलरी मंथली दिया जाता है, ठीक है, उसी तरह आपका रेंट वो भी मंथली दिया जाता है, या टेलीफोन का एक्सपेंसेज है, या इलेक्ट्रिसिटी है, तो इस तरह के जो भी खर्चे हैं वो मंथ के आधार पे होते हैं, इसीलिए इसको टाइम के आधार पे हमने बांट दिया है। उसी तरह सेल्स बेसिस वाले आप देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके बाद बैड डेट्स है, यानी कि सेल से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेज हो गया, या डिलीवरी का खर्चा हो गया, या फ्री सैंपल दे रहे हैं, या विज्ञापन कर रहे हैं, ये सब सेल से रिलेटेड है, तो इसीलिए इनको सेल के आधार पर ही बांटा जाता है। उसके बाद मैंने ग्रॉस प्रॉफिट डाला हुआ है। अब ग्रॉस प्रॉफिट डाल दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने से पहले का जो काम है वो आप कंबाइंड करेंगे, उसमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट जब आप निकाल लेंगे तब फिर अलग अलग बंटवारा होगा प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हमको और बेहतर तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे डाल दिया, आप देख सकते हैं। द सिंप्लेक्स कंपनी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड ऑन 1 जनवरी 2013 टू बाई ओवर द बिजनेस ऑफ मैसर्स सुरेश चंद दिनेश चंद on 1st October 2012 and obtained its certificate for commencement on 1st February 2013. The accounts of the company for the period ended 30th September 2013 disclose the following facts. The turnover for the whole period amounted to 24,000, of which 4 lakh related to the period from 1st October 2012 to 1st February 2013. The trading account showed a gross profit of 9,60,000. The following items appeared in the profit and loss account है। यहाँ डायरेक्टर्स फी दिया हुआ है 15,000, ऑडिटर्स फी है 7,500, रेंट रेट्स ये दिए हुए हैं 48,000 के, बैड डेट्स हैं 20,000 के, स्टाफ सैलरीज दिया हुआ है 1,20,000 का, डिवेंचर इंटरेस्ट है 60,000 का, डेप्रिशिएशन है 36,000 का, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है 24,000 का, जनरल एक्सपेंसेस है 18,000,
कमीशन ऑन सेल्स है 36,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 24,000, एडवर्टीजमेंट है 42,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 84,000, इंटरेस्ट टू वेंडर्स दिया हुआ है @6% ऑन 1 लाख फ्रॉम 1 अक्टूबर 2012 टू 31 मई 2013 40,000। नीचे एक लाइन दी हुई है कि बैड डेट्स इंक्लूड 7,000 रिलेटेड टू अ पीरियड बिफोर 1 जनवरी 2013। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू एंड सब्सिक्वेंट टू इनकॉर्पोरेशन। तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सिंप्लेक्स कंपनी लिमिटेड है जिसका रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2013 को हुआ और इसने सुरेश चंद दिनेश चंद की जो बिजनेस चल रहा था उसको 1 अक्टूबर 2012 से खरीद लिया है। ठीक है, तो खरीदा है 1 अक्टूबर 2012 से, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 जनवरी 2013 को। और आगे कह रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो इनको 1 फरवरी 2013 को मिला है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई पब्लिक कंपनी होती है तो वहां पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना होता है। आप अगर चाहें तो आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी लेकर बना सकते हैं, इसके लिए नोट्स डाल दे सकते हैं अजम्पशन कि आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का यूज किया है, लेकिन इन जनरल पब्लिक कंपनी की केस में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम 1 फरवरी का इस्तेमाल करेंगे, न कि 1 जनवरी का। उसके बाद कह रहा है कि अकाउंट कंपनी का जो है वो 30 सितंबर 2013 को बंद हो रहा है। उसके बारे में कह रहा है कि उसमें दिखाया हुआ है कि इनकी टर्नओवर 24 लाख की है, टोटल जो सेल है वो 24 लाख की है, उसमें से 4 लाख 1 फरवरी तक का है। मतलब क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का 4 लाख और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का 20 लाख। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट 9,60,000 दिखा रहा है। द फॉलोइंग आइटम्स, तो बाकी सब आइटम्स दिए हुए हैं और अंत में कह रहा है कि बैड डेट्स जो दिया हुआ है उसमें से जो 7,000 है वो प्री इनकॉर्पोरेशन है और बाकी का जो है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। तो हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट मैं इधर बना लेता हूं। तो ये है आपका फॉर्मेट। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 दे रहा हूं मैं यहां पे। अब टाइम रेशियो हमारा क्या कह रहा है, तो टाइम रेशियो के लिए हमको सबसे पहले तो हमने खरीदा है 1 अक्टूबर से 1 फरवरी तक का। फरवरी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिला है, 1 जनवरी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन फरवरी में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला है, तो हम फरवरी को लेके चल रहे हैं। तो ये हैं 4 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, और 1 फरवरी के बाद इधर 1 फेब से 30 सितंबर तक, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8 मंथ्स। ठीक है, तो ये रेशियो हो जाएगा 4:8 यानी कि 1:2। ठीक है, अब सेल्स रेशियो में हमको बोल रहा है कि 24 लाख टोटल सेल है, 24 लाख टोटल सेल है, उसमें से 4 लाख प्री इनकॉर्पोरेशन का है और 20 लाख पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है। तो ये 1:5 आ गया। ठीक है, तो हमारा से टाइम रेशियो है 1:2 और सेल्स रेशियो है हमारा 1:5। रेशियो निकल गया। उसके बाद इसमें जो इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं वो ये है कि सकल लाभ दिया हुआ है। अब जनरली तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट शुरू करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को लेके चलते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट का बंटवारा सेल्स रेशियो में होता है और सेल्स रेशियो है हमारा 1:5। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट है 9,60,000। बंटवारा हम आगे कर लेंगे, अभी बस अमाउंट लिख ले रहे हैं।
ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इनकम साइड के लिए और कुछ भी नहीं है, बाकी जितने भी हैं वो सब के सब खर्चे हैं। ठीक है, तो एक एक करके खर्चे लेके चलते हैं। सबसे पहले डायरेक्टर्स फी दिया हुआ है। डायरेक्टर्स फी कंपनी का होता है, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का नहीं हो सकता है, इसीलिए ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, इसीलिए इसको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही रखा है। डायरेक्टर्स फी है 15,000 का। उसके बाद आगे दे रहा है ऑडिटर्स फी। तो ऑडिटर्स फी टाइम के बेसिस पे होता है, ऑडिटर्स फी, इसीलिए इसको हम टाइम बेसिस पे लेंगे और ये है हमारा 7,500। ठीक है, उसके बाद है रेंट एंड टैक्स। तो रेंट एंड टैक्स भी हमारा टाइम के बेसिस पे होता है, तो ये भी हम ले लेंगे टाइम, और टाइम है हमारा 1:2, 1:2, 1:2। ठीक है, ये है हमारा 48,000, 48,000 का। उसके बाद आपको दिया हुआ बैड डेट्स। तो बैड डेट्स के बारे में एक नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि 7,000 इसमें से प्री का है और 13,000 बाद का है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक्चुअल लिख दिया है कि जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी को लेके चल रहे हैं। अगर बैड डेट्स के बारे में आपको कुछ नहीं कहता तो ये सेल्स बेसिस पे होता। ठीक है, क्योंकि सेल का खर्चा है तो सेल बेसिस पे होता। इसके बाद है सैलरी। तो सैलरी भी टाइम बेसिस पे होता है, तो इसीलिए 1:2 कितना है, तो 1,20,000 की सैलरी है। उसके बाद आपको डेप्रिशिएशन दिया हुआ है, तो डेप्रिशिएशन भी टाइम बेसिस पे लगता है। तो डेप्रिशिएशन ये भी टाइम बेसिस पे है, तो 1:2, ये है 36,000। उसके बाद ऋण पत्रों पर ब्याज है, डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर कंपनी ही निर्गमित कर सकती है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कंपनी बनने के बाद ही हो सकता है, तो इसीलिए ये भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। ठीक है, डिवेंचर का इंटरेस्ट है 60,000। इसके बाद आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो ये भी आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ही है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो ये है आपका 24,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेज है, तो जनरल एक्सपेंसेस को टाइम बेसिस पे ले लेंगे। टाइम बेसिस पे 1:2 जनरल एक्सपेंसेज है 18,000 का। उसके बाद बिक्री पर कमीशन है, तो कमीशन ऑन सेल्स है, तो इसीलिए सेल बेसिस पे ले लेंगे इसको। सेल्स बेसिस है 1:5, तो ये है हमारा 36,000। उसके बाद आपका स्टेशनरी है, स्टेशनरी को भी हम लोग टाइम बेसिस पे लेते हैं। स्टेशनरी के बाद एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज है, तो एक बार सारे खर्चे हम लिख लेते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, और फिर हमारा ब्याज दिया हुआ है, इंटरेस्ट। तो ये हमारे सारे खर्चे हैं। स्टेशनरी टाइम बेसिस पे होगा तो 1:2 होगा, और एडवर्टीजमेंट सेल्स बेसिस पे होगा तो 1:5 होगा, और हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज सेल्स बेसिस पे होगा तो वो भी हमारा 1:5 होगा, और हमारा इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी टाइम बेसिस पे ही होगा। अब इसका देख लेंगे, तो टोटल अमाउंट देख लेते हैं। ये है 36,000, 36,000 के बाद है 24,000, 24,000 के बाद है 42,000, 42,000 के बाद है 84,000 यानी कि 84,000, और फिर है 40,000। ठीक, अब ये जो ब्याज दिया हुआ है ये
1 अक्टूबर से 31 मई तक का दिया हुआ है, तो 1 फरवरी तक तो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हो गया और 1 फरवरी के बाद हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड हो गया। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि 4 महीना हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन है। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीना, यानी कि टाइम का रेशियो होगा वो 1:1 होगा, न कि 1:2, क्योंकि मई तक ही है। अगर पूरा होता तो 1:2 लिखते, लेकिन मई तक पूरा पेमेंट हो गया है तो इसीलिए 1:1 ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब इनको हम बांट देते हैं। तो ये तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, तो इधर चला जाएगा 15,000। तो जो जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के वो पहले लिख देते हैं। ये एक्चुअल है तो ये 7,000 है और 13,000 है। उसके बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है तो 60,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। उसके बाद 24,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है और ये 20,000 बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर से सारे आइटम्स उठा लेते हैं। सेल्स बेसिस है 9,60,000 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,60,000 का इधर और 8 लाख का इधर। तो ये टोटल इनकम साइड हो जाएगा आपका, टोटल ए। इसको हम टोटल निकाल ले रहे हैं। यह है 9,60,000 का तो टोटल निकला। प्री इनकॉर्पोरेशन में 1,60,000 आएगा और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 8 लाख आ गया। ठीक है, अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ये हो गया, टाइम है 1:2 है, तो ये 2,500 इधर हो गया और 5,000 इधर हो गया। ये भी टाइम रेशियो में है तो ये 16,000 इधर हो गया, 32,000 इधर हो गया। ये भी टाइम रेशियो में है तो ये 40,000 इधर हो गया और 80,000 इधर हो गया। उसके बाद 36,000 है तो इसको भी टाइम रेशियो में बांटना है, तो 12,000 और 24,000। उसके बाद ये दोनों हो चुके हैं, 18,000 है तो ये 6,000 और 12,000। उसके बाद ये सेल्स रेशियो है, तो सेल्स रेशियो का आपका 1:5 है, तो ये हो जाएगा 6,000 और इधर हो जाएगा 30,000। ठीक है, उसके बाद टाइम रेशियो है 1:2, तो 8,000 और 16,000। और इसके बाद इधर 42,000 है तो 7,000 और 35,000। और सेल्स रेशियो 84,000 है तो 14,000 और 70,000। तो इस तरह से ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब टोटल एक्सपेंसेज निकाल लेते हैं हम। टोटल एक्सपेंसेज है हमारा, टोटल आया है 5,74,500। ठीक है, अब इस कॉलम का टोटल कर लेते हैं, 1,38,500, 4,36,000। ठीक है, अब हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा, तो टोटल में हमारा आएगा 3,85,500। और इस तरफ अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21,500। प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट हमारा आया 21,500 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का हमारा प्रॉफिट होगा 3,64,000, 3,64,000। ठीक है, तो इस तरह से आपका नेट प्रॉफिट निकल गया। टोटल एक्सपेंसेस को हमने बी लिख दिया है और यहां पर नेट प्रॉफिट ए माइनस बी कर दिया है, तो हमारा ये प्रॉफिट निकल गया। अब इसमें एक बैड डेट्स दिया हुआ था जो कि मैंने एक्चुअल में लिखा है 20,000, जो कि 7,000 प्री में लिखा है, 13,000 पोस्ट में लिखा है। ये जनरली सेल्स बेसिस में बांटा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन के हिसाब से ही चलते हैं। डायरेक्टर्स फी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होता है क्योंकि डायरेक्टर कंपनी में ही होते हैं। उसी तरह से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज है वो भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ही होता है क्योंकि कंपनी से रिलेटेड खर्चा है और डिवेंचर भी कंपनी ही इशू करती है, इसीलिए भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। इसके अलावा बाकी
कुछ खर्चे टाइम बेसिस पे है और कुछ खर्चे सेल्स बेसिस पे है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में, फेसबुक मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे या हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।